सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू आर वेल एंड डूइंग योर प्रिपरेशन इन अ वेरी स्मूथ वे। आपको पता है कि कोरोना एक्टिव होने को तैयार है। जो नई वेरिएंट्स है वो काफ़ी पैनिक्स हो सकते हैं। ऐसे समय में हो सकता है आपको कुछ दिनों के बाद ये ज़रूरत पड़े कि आप घर बैठे ही अपनी तैयारी को करो। तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और आपको मैं सेशन दे रहा हूँ डियर। ये जो हमारी करंट अफेयर की सेशन चली गई है ये बिल्कुल ही मुफ्त सेशंस है। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है डियर। ये ऑफिसर पॉइंट्स हमारे चैनल्स हैं, माई सेल्फ अजीत मेहता सर। आप जो मैं करंट अफेयर्स दूंगा आपको डियर, जो भी एग्जामिनेशंस आने हैं उनमें जो मैक्सिमम करंट अफेयर्स होंगे वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स होंगे डियर। बट क्या मैं सारे करंट अफेयर्स आपको दे दूं? नहीं, मैंने हेडिंग ही बनाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मतलब इजी टू करेक्ट, जिनके आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है डियर। उसका मैं डीप एनालिसिस आपको दूंगा ताकि आप एग्जामिनेशनों में काफ़ी हद तक अच्छा कर पाओ डियर। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, अगर आप बीपीएससी यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स डियर, ये हमारा करंट अफेयर धमाका सीरीज है। इस धमाका सीरीज से आप जरूर फ़ायदा उठाएं डियर। बस आपको करना क्या है, हमारे ऑफिसर पॉइंट्स जो हमारा चैनल्स है, यूट्यूब पे चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें डियर। आप किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो ऑफिसर पॉइंट official@gmail.com पर आप मेरे को मेल कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम कर सकते हैं। सेम नेम से डियर हमारा टेलीग्राम्स भी है डियर। तो फटाफट आ जाइए, तैयारी की शुरुआत करते हैं डियर। अगर यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी आरबीआई ग्रेड बी की आप कर रहे हो या इंडियन इकोनॉमिक्स की कर रहे हो डियर, तो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस वेरी सुन आने वाली डियर। इस इकोनॉमिक्स की क्लासेस में मैं बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स कराऊंगा डियर और ये आपका पेड कोर्सेज होगा डियर। ओके, जिसकी रजिस्ट्रेशन चालू है, आप चाहें तो उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फाइन, बिकम्स एन ऑफिसर्स करंट अफेयर्स फॉर ऑल। ये जो करंट अफेयर्स है वो सारे एग्जामिनेशनों के लिए है। अगर यूपीएससी में हो, बीपीएससी में, जेपीएससी में, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, सभी में डियर मैं बहुत जल्द टॉपिक वाइज एनालिसिस भी करूंगा कई टॉपिक्स के डियर। फाइन, अजीत मेहता सर, आई हैड डन माई मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बीएससी केमिस्ट्री, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आईएस एकेडमी में मैंने टीच किया है, आईबीएस प्राइवेट लिमिटेड मैंने एज सेंटर इंचार्ज इकोनॉमिकल ट्रांसफ्यूजन्स इंचार्ज के रूप में काम किया है। यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी आरबीआई और एसबीआई, ये तमाम एग्जाम्सों के लिए हमारा ये जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा डियर। यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग्स, ऑफिसर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें डियर। कई सारे हमें इवेंट्स के रूप में आपके पास सेशन लेके आऊँगा डियर। ये हमारा सेशन होगा नेशनल इवेंट्स। अभी हमारा आज का जो टॉपिक चलेगा ये नेशनल इवेंट्स चलेंगे डियर। पूरे जुलाई से लेकर दिसंबर तक जितने भी नेशनल इवेंट्स हैं उन सबको मैं कराऊंगा। फिर हमारा इंटरनेशनल इवेंट चलेगा डियर। फिर आप आगे चलोगे तो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड चलेगा, वो भी पूरा जुलाई से लेकर दिसंबर तक चलेगा डियर। और फिर आप देख रहे हो कि हमारा साइंस एंड टेक या फिर इन्वायरमेंट के क्लासेस चलेगी डियर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चलेगी जब हमारा दिसंबर तक कवर हो जाएगा डियर। ओके, आइए पहला एनालिसिस आपके स्क्रीन पर ये रहा। एनटीपीसी कमीशंस इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। एनटीपीसी ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत करी। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के अंदर, ये दो क्वेश्चन बन सकती है डियर, कि भारत के अंदर सबसे पहला फ्लोटिंग जो आपका वो है एनर्जी सेट है या पावर या सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो किस जगह पे है। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला फर्स्ट या द लार्जेस्ट सोलर पावर जो लगाया गया वो फ्लोटिंग लगाया गया है, वो कहाँ लगाया गया है, तो तेलंगाना के अंदर लगाया गया डियर। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि तेलंगाना एक वैसा राज्य है जिस राज्य के अंदर है ना भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है डियर। अगर बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, 100 मेगावाट का है, प्लान किया गया है। बट अभी जो लगा है वो डियर वो 20 मेगावाट्स का है। और ये कहाँ पे लगा है, तो रामागुंडम फ्लोटिंग पावर प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। तो दो बातें यहाँ से याद रखिएगा। पहला बात आपको क्या रखना है, रामागुंडम, तो रामागुंडम ये है तेलंगाना में। 20 मेगावाट का क्या लगा है, तैरता हुआ सोलर पैनल लगा है। इससे आपको बिजली उत्पादन की जाएगी डियर, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट चाह रही है कि गैर परंपरागत सोर्स से अलावा जो गैर परंपरागत सोर्स से जो ऊर्जा का उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। आइए नेक्स्ट है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पीटी ऊषा आपको पता होगा डियर, जिसे उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है ना। पीटी ऊषा बहुत तेज़ दौड़ती हैं डियर। और इलिया राजा, वो उनमें से 4 व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, किसके लिए, तो राज्यसभा के लिए। तो पीटी ऊषा और इलिया राजा सहित 4 राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट किया है। किसने किया है, प्रेसिडेंट्स ने किया है डियर। आपको पता होगा कि भारत के प्रेसिडेंट्स कौन हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। यह राष्ट्रपति को पावर देता है, कौन देता है, हमारा संविधान देता है, जो कि हमारे 4th शेड्यूल और 82 आर्टिकल 80 के 2 खंड में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 मेंबर को नॉमिनेट करेगा। बट डियर, ये जो 104 अमेंडमेंट हुआ है, आफ्टर डैट ये ओनली 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा। जो 2 थे एंग्लो इंडियन समुदाय के, उसको वो एलिमिनेट करेगा। सो अगर देखोगे तो स्पोर्ट्स आइकन, खेल के क्षेत्र से पीटी ऊषा को, म्यूजिक के क्षेत्र से इलिया राजा को, और स्पिरिचुअल्स मतलब धार्मिक विचारधारा को लेके वीरेंद्र हेगड़े को, एट द स्क्रीन राइटर जो लिखते हैं केबी विजेंद्रा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है डियर। आपको पता होगा कि राज्यसभा में जो मेंबर हैं वो हर 2 साल पे 1/3 मेंबर वहाँ से रिजेक्टेड हो जाते हैं, और राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। क्लियर डियर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आर्टिकल 80 से डियर राज्यसभा की स्थापना की जाती है, और 81 से लोकसभा की स्थापना की जाती है डियर। आपको मैं बताता चलूँ, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, 250, पर इलेक्शंस अभी डियर हो रहे हैं 245 पे। क्लियर, इतनी बातों को इन्फॉर्मेशन आपको रखना चाहिए डियर। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो कई बार ये सवाल आपको पूछा जाता है कि कौन ऐसा पद है जो कि उसका मेंबर नहीं रहते हुए भी उस पद को ग्रहण करते हैं, तो वह कौन है, राज्यसभा का मेंबर, ओके, राज्यसभा का अध्यक्ष। ओके, तो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा डियर। ये 4 नामों को दिमाग में रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको रोटेट करके पूछ सकता है कि खेल के क्षेत्र से किसे इस बार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो पीटी ऊषा। म्यूजिक के क्षेत्र से बात करेगा तो इलिया राजा, और स्पिरिचुअल लीडर की बात करेगा तो वीरेंद्र हेगे। ओके, और अगर स्क्रीन राइटर की बात करेगा तो केबी विजेंद्रा। और मुझे लगता है कि आने वाले 68 बीपीएससी या आने वाले एसएससी जीडी की जो एग्जामिनेशंस है, या आने वाले रेलवे के एग्जामिनेशन में डियर एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म मुझे लग रहा है। थोड़ी और डीप करोगे तो आप देख पाओगे आर्टिकल जो आपका शेड्यूल 4(1) में मेंशन है किसका, आर्टिकल 80 के 2 खंड में, कि भाई राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति किस क्षेत्र से, खेल, कला, साइंस और विज्ञान के क्षेत्र से। तो खेल के लिए पीटी ऊषा, म्यूजिक के लिए इलिया राजा, स्पिरिचुअल के लिए वीरेंद्र हेगे, और स्क्रीन राइटर के लिए कौन है, केबी विजेंद्रा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा डियर। मैं भी जब भी क्लास लूँ ना, पेन एंड पेपर को नोट करना। अमित शाह वर्चुअली इनवेल्स द स्टेटस ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य। अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये स्टैचू ऑफ पीस है डियर। आपने पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, स्टैचू ऑफ पीस की मैं बात कर रहा हूँ डियर। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने कहाँ देखा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कावड़िया गांव गुजरात के अंदर है। और यह स्टैचू ऑफ पीस है डियर, इसका अनावरण किया है कहाँ पे किया है, तो इन्होंने किया है श्रीनगर के अंदर। किधर किया डियर, तो श्रीनगर के अंदर किया है। लोकेटेड द टेम्पल ऑफ सोनवर रीजन। सोनवर रीजन में जो एक टेम्पल है, और ये इनकी जो मंदिर है सोनवर रीजन में स्वामी रामानुजाचार्य के मंदिर को स्टैब्लिश किया है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये संत रामानुजाचार्य है, जिनका नाम क्या है, रामानुजा के नाम से भी जानते हैं। यह क्या है, ग्रेट थिंकर थे। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसफर भी थे, और सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, और इनका तमिलनाडु में इनका क्या हुआ था, तो बॉर्न हुआ था। तो तमिलनाडु में बॉर्न हुए हैं। ये बहुत बड़े थिंकर थे, फिलोसफर थे, और इनकी जो प्रतिमा है अभी श्रीनगर के अंदर लगाई गई है, किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा, और उसका नाम क्या है डियर, द स्टैचू ऑफ पीस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी जानने वाले लिख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, सबसे बड़ी बात कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह ने सोनवार क्षेत्र में एक मंदिर को स्टैब्लिश किया है, किसका, स्वामी रामानुजाचार्य, जिसका नाम क्या है, शांति की प्रतिमा,
या स्टैचू ऑफ पीस, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डियर। तो ये याद रखिएगा, ये हो सकता है ये आपसे सवाल कर दे कि स्वामी रामानुजन किस क्षेत्र के हैं, तो ये दक्षिण के हैं और तमिलनाडु के हैं। आइए, टू एग्जीक्यूट द NAP, आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले, आप सभी नोट करते चलना डियर, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये हमारा पर्सनल ईमेल आईडी है, अगर आप चाहो तो ऑफिशियल आईडी भी लिख सकते हो, officer.official@gmail.com। डियर, मैं फैक्ट पे बिलीव करता हूँ, मैं आपको चकमा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको उन बातों को नहीं बता जिससे आपको मज़ा आए, मैं उन बातों को दिला रहा हूँ डियर जिससे आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाए। देखो, भारत सरकार ने 3 दिन का या 3 डेज एक प्रोग्राम चलाया था। क्यों? आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 PM ने लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत करी? आपका आंसर होगा अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ओके, ये 3 दिन चलने वाला कार्यक्रम है डियर। द शिक्षा समागम इज बीइंग पुट ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया गया। इसमें एमिनेंट एकेडमिक, जो भी काफ़ी पढ़े लिखे क्षेत्र हैं या जिनके पास प्रचंड ज्ञान है उनको, या फिर पॉलिसी मेकर हैं जो लोग कानून बना सकते हैं, या एकेडमिक लीडर, जो एकेडमिक में लीडर है, विल हैव टू बी फोरम, एक फोरम बनाया जाएगा इनका, जो कि क्या करेंगे, नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन कराने का एक रोड मैप तैयार करेंगे, जल्द से जल्द कैसे किया जाए। इनमें डियर 300 से ज़्यादा एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल लीडर को शामिल किया गया है, चाहे वह केंद्र सरकार से हो, चाहे वह राज्य सरकार से हो, या डीम्ड हो, या फिर IITians हो, IIM हो, NITians हो। इन सबों से जो लोग भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं एकेडमिक के सेक्टर में, उनको मिलाकर एक 300 लोगों की टीम बनाई गई है और इस टीम के द्वारा शिक्षा समागम कराया जाएगा, ताकि यह शिक्षा समागम किया गया है, इनको एक तैयार किया गया है ताकि नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए डियर। आपको पता होगा नई शिक्षा नीति को फ्रेम करने वाले कौन हैं? के कस्तूरी रंजन। ये के कस्तूरी रंजन की बनाई गई नई शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार लागू करने को तैयार है। PM मोदी इनॉग्रेट्स द अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन इन वाराणसी। आपको पता होगा कि मिड डे मील्स के लिए गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव रहती है। वैसे बच्चों के लिए जो पुअर बच्चे हैं, तो उनको बनारस में चूँकि माननीय मोदी जी की कंस्टिट्यूंसीज़ है, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन की शुरुआत करी है बनारस के दौर में। आपको पता होगा द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एंड कॉन्शियसनेस, इसका नाम है इस्कॉन, जो लोकेटेड इन बैंगलोर। ये कहाँ पे डियर? तो बैंगलोर में ऑपरेट द अक्षय पात्रा फाउंडेशन एज अ नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट। तो अक्षय पात्रा जो ट्रस्ट है डियर, जो नॉन प्रॉफिट पे काम करती है, ये इस्कॉन के द्वारा चलाया जाता है। और इस्कॉन कहाँ डियर? तो बैंगलोर बेस्ड श्री कृष्ण की मूर्ति है। इन इंडिया इट मैनेजेस, आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो मिड डे प्रोग्राम चलती है स्कूलों के अंदर, वो किसके द्वारा चलाया जाता है डियर? तो ऑपरेशन मीन्स अक्षय पात्रा फाउंडेशन के द्वारा ही चलाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। PM नरेंद्र मोदी ने एक भवन का निर्माण किया है, संसद भवन के ऊपर एक प्रतीक है ना, नेशनल एम्ब्लेम्स ऑन द रूफ ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपको पता होगा कि न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स बन रही है जिसे विस्टा नाम दिया जाता है, ऑपरेशन विस्टा। और ये डियर अभी आप देखोगे BSSC की जो एग्जामिनेशन हुई थी ना, उसमें ऑपरेशन विस्टा पूछ दिया था। हो सकता है ये एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए या फिर आगे किसी एग्जामिनेशन में ये पूछ दे कि नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन विस्टा, ये जो नई जो आपका पार्लियामेंट बनी है, उसके ऊपर किस मूर्ति का अनावरण किया? तो न्यू रूप पर क्या क्या है, ये आपने देख रहे हो, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह का ही हमने क्या किया है, एनोब्रेशन किया है। ओके, और एक बात करोगे तो ये 9500 किलोग्राम की मूर्ति है, यह स्टैचू है या प्रतिमा है, जो कि 6.5 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। आप कल्पना कर सकते हैं डियर कितना बड़ा सैम्बल से लगा है। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टील बिलिंग अराउंड 6500 किलोग्राम। अगर आपने स्टील का भी प्रयोग किया है, 65 किलोग्राम का आपको यूज़ किया गया। आपको डियर पता है कि ये किसका बना है? तो ये जो बना हुआ है ब्रॉन्ज का बना हुआ है डियर। आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर। ब्रॉन्ज में किसके मिक्सचर होते हैं डियर?
तो कॉपर के और टीन के, ये कई बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज इज द मिक्सचर ऑफ टीन, दैट इज 90% कॉपर है और 10% क्या है, टीन है। ये दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। और यह ब्रॉन्ज की 9500 किलोग्राम मात्रा को लेकर यह बनाया गया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है IS40M। ये एक सिंबलाइजेशन है फॉर द सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस इन्वायरमेंट। जहाँ भी इन्वायरमेंट सेफ हो, सस्टेनेबल हो, लाइवलीहुड को मेंटेन किया जा सकता है, उन सबों के लिए ISO40M को लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया है, तो जितेंद्र सिंह ने किया है। आपको पता होना चाहिए ये किसके सहयोग से लॉन्च किया गया डियर, तो इसरो के सहयोग से। और इसरो के चेयरमैन कौन है, आपको पता होना चाहिए, श्री S सोमनाथ। और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यह कैबिनेट मिनिस्टर है डियर, इन्होंने ही इस प्रोग्राम को लॉन्च करा है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट्स। तो ISO40M सिस्टम क्या है, यह डेवलप किया गया है किसके द्वारा, क्योंकि व्यूइंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू इसरो, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इससे वह उस पर नज़र रखेगा, क्यों, उसकी सेफ्टी, उसकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्पेस इन्वायरमेंट, कि किस तरह से आप देख रहे हो कि जो हमारा स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसके इन्वायरमेंट को कैसे सेफ्टी दिलाएगा। इसके लिए यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, IS40M के द्वारा। अकॉर्डिंगली एज पर पार्ट ऑफ IS4M स्पेशलाइज्ड लैब फॉर स्पेस डेब्रिस रिडक्शन, इसके लिए अलग से एक प्रयोगशाला खोला गया है। क्योंकि जो आप देख रहे हो अंतरिक्ष में इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, तो अंतरिक्ष में भी कचरे हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको साफ करने के लिए एक लेबोरेटरी भी तैयार की गई है। ये इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा इसे सेटअप किया गया, एक R&D की तरह काम करता है डियर। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, तो जितेंद्र सिंह ने किया है। आपको पता होगा कि किस तरह से हाल ही में कचरे दिखने को मिल रहे हैं स्पेस में, उनको भी साफ करना जरूरी है डियर। मैं साथ ही साथ बताता चलूँ, आप अपने मेरे पोइट कोर्स के लिए 7004043326 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये हमारा पर्सनल ईमेल आईडी है, या अगर आप ऑफिशियल आईडी चाहते हैं तो officer.officials@gmail.com पर आप अपने मैसेज, अपने सुझाव डाल सकते हो डियर। मैं आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शंस बता रहा हूँ डियर। और ये आपको जुलाई महीने का डिस्क्रिप्शन है, फिर मैं 2-3 क्लासेस के बाद अगस्त महीने का कराऊंगा डियर। ये आने वाले क्वेश्चन है डियर। ओके, इंडिया बिकम द 68 कंट्री, इंडिया जो है 68 कंट्री हो चुका है किसका भाई, टू ज्वाइन द इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज डाटाबेस। ओके, आप देख सकते हो किस तरह से चाइल्ड के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, तो उनका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा ताकि उस पर प्रॉपरली एक्शंस लिया जा सके कि किस तरह का एसर्शंस बच्चों को किया जा रहा है। तो ये इंडिया इसके लिए 68 मेंबर बन चुका है। इससे पहले 67 कंट्री उसके मेंबर हो चुके हैं भाटिया। अब बात करोगे इंटरपोल की हेडक्वार्टर किधर है, तो लायंस फ्रांस के अंदर है। इंटरपोल के हेडक्वार्टर किधर दिया, तो लायन एंड फ्रांस। और इंटरपोल का प्रेसिडेंट्स कौन है, अहमद नसर अल रईसी। प्रेसिडेंट्स कौन है डियर, तो अहमद नशर अल रईसी इसके प्रेसिडेंट्स हैं। इंटरपोल की स्थापना कब हुई है, 7 सितंबर 1923 को हुआ है। और ये किधर है डियर, तो बियाना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। क्लियर डियर, चलिए। एंड इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेट टूल्स, द डेटाबेस अलाउ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन द केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। तो जिस तरह से चाइल्ड के प्रति जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स हो रहे हैं, उनके लिए एक डेटाबेस यह तैयार किया है, और इस तैयारी के आधार पर आप उस पर एक्शन ले सकते हो। थ्रू द इमेज एंड वीडियो कंपेरिजन सॉफ्टवेयर, द इन्वेस्टिगेटर कैन नेल्स डाउन द क्रिमिनल्स बाय आइडेंटिफाइंग विक्टिम्स एंड प्लेस ऑफ क्राइम। इस डेटाबेस से पता चल जाएगा कि ये विक्टिम की जो परसेंटेज है वो किधर है, और इस क्राइम को किस मोड से किया गया है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है डियर। आप देख सकते हैं कि इंडिया ने एंटिसिपेटेड टू ओवरटेक चाइना एज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन नेक्स्ट ईयर्स। आपको पता होगा कि 2022 और 23 में इंडिया पूरे विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा डियर। ये एक गर्व की बात भी है डियर। तो यह एक सुरक्षा की दृष्टि से, यह अपने लाइवलीहुड की दृष्टि से खतरे की भी बात है डियर। भारत के अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन से आगे निकलने की पूरा का पूरा अनुमान है डियर। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स
ने ये चेताया है, ये इन्फॉर्मेशन किया है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन द मोस्ट रिसेंटली एस्टिमेट कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 8.6 बिलियन हो जाएगी। कब तक डियर, 2030। अभी हाल ही में 2 एग्जामिनेशनों में डियर ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि विश्व की आबादी 2030 तक कितनी हो जाएगी, तो 8.5 बिलियन हो जाएगी। आप नोट डाउन कर लो डियर, ये क्वेश्चन 100% है। और अगर बात करते हो 9.7 बिलियन हो जाएगी, कब तक, तो 2015 तक ये 9.7 बिलियन हो जाएगी। और बात करते हो तो 10.4 बिलियन हो जाएगा, कब तक, 2100 तक। तो देख रहे हो डियर, 2100 सेंचुरीज में ये कितनी हो जाएगी, 10.4 बिलियन। तो अभी तक तो ये सवाल पूछे गए हैं, 8.5 बिलियन पॉपुलेशन कब तक होगा, 2030 तक, 9.7 बिलियन कब तक होगा, 2050 तक, और 10.4 बिलियन कब तक होगा, 2100 तक ये हो जाएगा डियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इंडिया वुड हैव पॉपुलेटेड ऑफ 1.412 बिलियंस इन 2022। अगर बात करते हैं तो इंडिया जो है 2022 के अंत तक या 2023 की शुरुआत तक 1.412 बिलियंस हो जाएगा। जबकि चाइना कितना है डियर, 1.426 बिलियन अभी चाइना के बाद में हो जाएगा। मीन्स चाइना से थोड़ा ही आगे है डियर भारत। ओके, बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव पॉपुलेशन ऑफ 1.66 बिलियंस, ओके, विच बी एक्सीडेड बाय द चाइना। तो इस सेंचुरी के आधा, मतलब 20वीं सेंचुरी के आधा होते होते, 21वीं सेंचुरी के आधा होते होते ये बीट कर जाए किसको डियर, चाइना को। तो एक तरह से गर्व आपको लगता होगा, एक तरह से ये खतरा है डियर अपने लाइवलीहुड्स को देखते हुए, राइट। तो ये डेटा आपसे पूछ सकता है डियर कि विश्व की आबादी कितनी होगी 2030 तक, तो 8.5 बिलियंस, 2050 तक 9.7 बिलियंस, और अगर बात करोगे 2021 तक तो 10.4 बिलियंस होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। ओके, चलिए, इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारिका टू बी ऑपरेशनल बाय 2023। भारत का पहला उन्नत शहरी एक्सप्रेसवे ये द्वारिका में बना है डियर, और ये 2023 तक चालू भी कर दिया जाएगा, राइट। इट विल बी द 16 लेन, ये 16 लेन होगा डियर, ये 16 लेन का होगा। एसेस कंट्रोल हाईवे विद द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम 3 लेन सर्विस रोड ऑन बोथ साइड्स। तो आप देख रहे हो कि ये रोड के इधर 3 लेन्स और इधर क्या होंगे, 3 लेन्स होंगे, ये बीच में पार्टिसिपेंट होगा। तो टोटल कहोगे तो ये 6 लेन या 16 लेन, सॉरी 16 लेन का पार्टिसिपेंट एक साथ तैयार हो रहा है डियर। द एक्सप्रेस वे जो है वो कहाँ से जाएगा, द्वारिका इन दिल्ली टू गुड़गांव इन हरियाणा। तो द्वारिका दिल्ली, या उसको कह सकते हो द्वारिकापुरी डियर। अगर दिल्ली का अनुभव होगा तो द्वारिकापुरी से ये हरियाणा तक जाएगी, और इसकी लागत कितनी आएगी, 9000 करोड़ आएगी। तो आपसे पूछा जाए कि पहला एलिवेटेड एक्सप्रेस वे कहाँ बन रहा है, तो दिल्ली टू गुड़गांव या द्वारिका टू गुड़गांव। इट हैज़ टोटल लेंथ कितनी है डियर, तो 29 किलोमीटर है। ओके, 90 जो कि 90 किलोमीटर, सॉरी 19 किलोमीटर कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंदर, और 10 किलोमीटर कहाँ बनता है डियर, तो दिल्ली के अंदर है। टोटल 29 किलोमीटर्स है। दिस एक्सप्रेस वे बिगिंस फ्रॉम शिव मूर्ति ऑन NH8। इसकी शुरुआत कहाँ होगी, शिव मूर्ति एक प्लेस है जो कि नेशनल हाईवे 8 पे है, वो दिल्ली गुड़गांव के अंदर है, एंड नियर द केकरी डलडुआ टोल प्लाजा इन द द्वारिका सेक्टर 21, दैट इज द गुड़गांव बॉर्डर एंड द वैशाली। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो चौड़ाई होगी 3.6 इन लेंथ एंड हैव द 8 लेन्स। इसका कितना लेन होगा डियर, 8 लाइन होगा, एक तरफ 8 लाइन होगा, तो दोनों तरफ करोगे तो कितने हो जाएंगे डियर, तो 16 लाइन्स हो जाएंगे। ओके, मैं आपको बता दूं कि जनरल स्टडीज की हमारी क्लासेस चल रही है डियर, वो स्टार्ट होने वाली है। 200 रुपये पर मंथ में आप कंप्लीट GS कर सकते हैं। मैं पूरा आपको साइंस पढ़ाऊँगा, मैं पूरा आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और डियर पॉलिटी पढ़ाऊँगा, राइट। और साथ में डियर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊँगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं जैसे स्टैटिक्स GK वगैरह है, EBS है, उनकी मैं क्लासेस आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा डियर। तो 200 रुपीज़ पर मंथ आपको लगेंगे डियर। आप जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि अपना कोर्स को इनरोल कराएं तो फटाफट इनरोल करा लें। 7004043326 और officerpoint@gmail.com पर आप मेल कर सकते हो डियर, या लाइव क्लास के दौरान आप चैट कर सकते हो। फाइन, सेम भी डियर मैं ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लासेस चालू कर रहा हूँ,
वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम होगा। इस क्लास के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो या officerspointofficial@gmail.com पर आप कर सकते हो। अगर ये क्लासेस हमारे गूगल मीट पे या ऐप्स पे चलेगी डियर, ये 500 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ेगा। अगर आप जेपीएससी, बीपीएससी, एसबीआई और आरबीआई की तैयारी करते हो डियर, तो उनमें जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये है डियर। और इसके बाद फिर मैं मेंस की भी आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा फॉर स्पेशली जेपीएससी एंड बीपीएससी। फाइन, सो बी कॉन्टैक्ट अस and continue with us, but you have to subscribe my channel 700404, ये हमारा नंबर है, और ऑफिसर्स पॉइंट इज़ माय चैनल्स, राइट। सो ये ऑफिसर पॉइंट आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें फॉर योर श्योर सक्सेस इन 2013, राइट। आप चाहो तो ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल पे आप मेल कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम कर सकते हो डियर। ये आपकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी डियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स। Please subscribe me and notified me so that you don't miss the single lessons in comings video. Thank you.